बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। मुझे लगता है कि सरकार ने इस पूरे राहत पैकेज में जिस जिस सेक्टर है, जिस जिस मंत्रालय की बात ज्यादा मानी, उसमें से एक मंत्रालय, मिश्रा जी आपका भी, आपको इसके लिए बधाई। लेकिन पहला सवाल मेरा यही होगा कि सर, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की ब्याज सरकार ने 1 साल आगे बढ़ाई है, इससे आप हाउसिंग सेक्टर में कितना डिमांड बढ़ता हुआ देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ आवाज। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी सर, बताएं। हेलो जी, अच्छा, ठीक ठीक है जी, आवाज आ रही है, प्रधानमंत्री बताएं। आवास योजना के तहत ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोग जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लोअर इनकम ग्रुप, इन दो के लिए अलग अलग स्कीम बनी हुई है। मिडिल इनकम ग्रुप के लिए ये स्कीम 2017 के जनवरी से शुरू की गई थी और ये हर साल इसको बढ़ाते चले गए। इसका लास्ट बढ़ाने के बाद मार्च 2020 तक था। अब इसके बाद मिडिल इनकम ग्रुप के लिए जो माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि इसको हम 1 साल के लिए और बढ़ाएंगे, इस स्कीम में अब तक हम लोग 3.3 लाख से ज़्यादा मिडिल इनकम ग्रुप फैमिलीज को फ़ायदा पहुंचा चुके हैं। इसमें ऐसे लोग हैं जिनका 6 लाख से लेकर 18 लाख तक की एनुअल इनकम है। ऐसे लोगों को मकान की जो साइज़ है उसको भी उस पर साइज़ में परिवर्तन किया गया। परिवर्तन करके आज की डेट में 200 स्क्वायर मीटर तक के मकान खरीद सकते हैं, जिस पे कीमत छोटे या बड़े शहरों में तो देखें तो 20 लाख से लेकर के 25 लाख तक के भी लोग खरीदे गए हैं। एवरेज तौर पे हमने देखा कि जो इसमें सब्सिडी दी जाती है, उस सब्सिडी की करीब 12 से 13 गुना ज़्यादा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर हम 2.5 लाख जो हम टारगेट करते हैं, जिस प्रकार का ट्रैक्शन ऑलरेडी इस स्कीम में आ चुकी है, इसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि साल के अंदर तक लगभग 2.5 लाख और एडिशनल मिडिल इनकम ग्रुप के बेनिफिशरीज आ जाएंगे। तो इसके मुताबिक जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा जो सरकार के इस सब्सिडी के तौर पे, वो 70 से 75 हज़ार करोड़ तक का टोटल इन्वेस्टमेंट 1 साल के भीतर होगा। तो ये सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट 70 से 75 हजार करोड़ रुपए होगा, लेकिन इस सरकार के इन्वेस्टमेंट के बाद इंडस्ट्री से इन्वेस्टमेंट कितना एक्सपेक्ट किया जाए इस रेशियो के? वही हम जो सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट देखिए, इनको औसतन एक मिडिल इनकम ग्रुप को जो मिलता है, वो अगर उनको पूरे पीरियड में देखें, 20 साल का जो पीरियड उनका जो लोन का पीरियड होता है, उसमें लगभग 6 लाख रुपए उनको प्राप्त होता है। उनके अकाउंट में डायरेक्टली करीब 2.5 लाख रुपए जो है सब्सिडी चल जाती है, जिसकी वजह से उनकी ईएमआई में लगभग 2,500 रुपए का उनको कम हो जाता है। तो अगर 20-25 लाख का कोई मकान खरीदता है और उसमें 2,500 कर देते तो उसकी टोटल ईएमआई उससे उतनी कम हो जाती है। और जो इन्वेस्टमेंट मार्केट का इन्वेस्टमेंट होता है, यानी जो बेनिफिशियरी खुद अपना लगाता है, जो बैंक के लोन के माध्यम, क्योंकि बैंक का लोन उसको मिल जाता है, बैंक के लोन के माध्यम लगाता है, वो करीब 70 से 75 हज़ार करोड़ का होता है। और इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। सीमेंट, सरिया, बने स्टील, आपके ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और जो तमाम सारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल है, उन सारी की सारी इंडस्ट्री को डायरेक्टली इसमें उसके काम में इजाफा होता है, उनको फायदा होता है। बिल्कुल। एक और बड़ा फैसला लिया है वित्त मंत्री ने, सरकार की तरफ से ऐलान किया कि एक रेंटल हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी। रेंटल हाउसिंग स्कीम पे हम काफी लंबे समय से चर्चा सुनते आ रहे थे, अब तक जमीन पर उतरा नहीं था। तो इस रेंटल हाउसिंग स्कीम की रूपरेखा क्या रहने वाले, इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी कैसे बनेगी? देखिए, रेंटल हाउसिंग स्कीम के बारे में मैं पहले तो आपको बैकग्राउंड ये बता दूं कि ये देश में पहले बार इस प्रकार की योजना लाई जाने वाली है। जो हमारे बड़ी संख्या में गांव से या छोटे छोटे कस्बों से बड़े शहरों में लोग आते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए, चाहे वो जो हमारे सर्विस सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, कॉमर्स, तमाम सारी जगह करने के लिए, या इवन डोमेस्टिक एरिया में तमाम किस्म की मदद पहुंचाने के लिए लोग आते हैं। और ऐसे लोग साथ में अपने परिवार को, जहां पे उनका गांव में या उनके छोटे कस्बों में परिवार है, उनको सपोर्ट करने के लिए अपने रेमिटेंसेज वो लगातार भेजते रहते हैं। ऐसी हालत में इन लोग की कोशिश ये होती है कि जितना कम से कम अपने ऊपर खर्च करें, जितना अधिक से अधिक बचा सकते हो अपने परिवार को भेज सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है उनके लिविंग स्टैंडर्ड।
इसके बावजूद कि वो अच्छा खासा कमा लेते हैं शहर में, वो रहते हैं या तो इनफॉर्मल सेटलमेंट में जैसे अनथराइज इलाका है, या स्लम्स है वहाँ पे रहते हैं, या शहर के बाहर जो ग्रामीण इलाका है या जो शहर का जो आउटर डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे रहते हैं, जिससे उनके कम से कम किराया लगे, यानी वो अपने रेंटल के ऊपर सेविंग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अगर जो अभी देखा गया कोविड के सिचुएशन में जो लोग शहरों से वापस जा रहे हैं, उनको ऐसे कष्ट थे और उसके बाद से वापस जा रहे हैं, अगर इनको हम लोग एफोर्डेबल रेंट पे अगर उन्हें मकान प्रोवाइड कर दें तो शायद वो अस्थायी तौर पे यहाँ पे रहेंगे और रह करके अपनी जो हमारी अर्बन इकॉनमी है उनमें जो उनका योगदान है उसको कर सकेंगे। इसके लिए हम लोगों ने दो स्ट्रेटजी बनाई है, अभी इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी इस पे एक स्कीम हम लॉन्च करेंगे, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया। इसमें पहला तो ये कि हमारे पास एक लो हैंगिंग फ्रूट है, वो ये है कि तमाम सारी सरकार की योजनाएं पास्ट में चली हैं जिसमें हमारे पास बड़े बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बन के तैयार हैं, लेकिन वो अभी तक किसी को नहीं दिए गए। 1 लाख से ज़्यादा मकान ऐसे काफ़ी सारे शहरों में बन करके तैयार हैं और कारण उसके बहुत सारे होंगे। एक कारण ये भी हो सकता है कि वो शहर के बाहर उन्होंने बनाया, लेकिन आज की डेट में शहर वहाँ तक पहुँच गया है, या उसमें जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सही तरीके से नहीं दिया जिसकी वजह से लोग वहाँ जाना नहीं चाहते, वगैरह वगैरह। अगर इसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी इसको हम कन्वर्ट कर दें रेंटल हाउसिंग के तौर पे और एक कंसेशन एग्रीमेंट के तहत 20 साल का कंसेशन एग्रीमेंट करें किसी थर्ड पार्टी के साथ, जो कि इस मकान को रहने लायक बना दे, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के कनेक्शन कर दें, राज्य सरकार वहाँ पे सारी व्यवस्था कर दे, तो मैं समझता हूँ कि आसपास की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या बिजनेस या सर्विसेज या तमाम सारे जो लोग हैं, इवन इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये जो माइग्रेंट हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं वो भी ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पे वो किराए कम दे सकें, तो ऐसे लोगों को रहने की एक मुस्तकिल व्यवस्था हो सकती है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ कि ये हम लोग एक RFP तैयार कर रहे हैं, इसकी गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं, और जब राज्यों के साथ हमने जो बात की, सारे के सारे राज्य इस बात से सहमत हो गए। इनफैक्ट कई सारे राज्यों ने कहा कि उन्होंने भी अपने रिसोर्सेज से कई सारे इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस बनाए जो कि खाली पड़े हुए हैं। आज की डेट में कोविड-19 के सिचुएशन में कहीं क्वारंटीन सेंटर के तौर पर उपयोग किए जा रहे हैं। अगर उनको लोग रेंटल हाउसिंग की ऐसी पॉलिसी आती है तो उसको लोग उपयोग करेंगे। दूसरा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, बहुत सारे एसोसिएशन, मार्केटिंग एसोसिएशंस या यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक सेक्टर के जो हमारी चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके पास काफ़ी ज़मीन उपलब्ध होती है, लेकिन ज़मीन के ऊपर उनके पास यूज़ परमिशन नहीं होता है। जो परमिशन उनको रेजिडेंशियल के लिए वो उन्होंने अपने ऑफिसर्स के लिए यूज़ कर रखा है, लेकिन जो हमारे बाहर से लोग आकर के काम कर रहे हैं, जो कि उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए या उस जो हमारे बिजनेस या कॉमर्स को चलाने के लिए, डोमेस्टिक सेक्टर को सर्विस करने के लिए, उनके लिए वहाँ पे बनाने की उनका सुविधा नहीं है। तो अगर हम कुछ चीज़ें ट्वीक करें, उस पर उनका यूज़ परमिशन दे दें, उन्हें एक हायर FAR दे दें, कुछ और भी इंसेंटिव किस्म के इंसेंटिव अगर उसको बिल्डअप कर दें, तो इससे एक नया मार्केट तैयार हो जाता है, और वो मार्केट तैयार हो जाता है रेंटल हाउसिंग का, जो कि अफोर्डेबल रेट पे, मैंने राज्य सरकार इस बात को तय करे कि वहाँ पे क्या अफोर्डेबल रेट होगा, कितने पे वहाँ पे लोग रहना चाहेंगे, उसके ऊपर वो 20 साल का कंसेशन एग्रीमेंट करके ऐसे बनाने के लिए हम माहौल तैयार करेंगे। एक और बड़ा फैसला लिया गया था, जो आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं वो ये है कि सरकार ने 6 महीने के लिए कई प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पीरियड को आगे बढ़ा दिया है। तो ये 6 महीने के लिए जो एक्सटेंशन दिया गया है, इससे कितने प्रोजेक्ट को फायदा होने वाला है, क्या अनुमान है आपका? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं इसके पहले आपको रेंटल हाउसिंग वाले पहले बता दूं, उस बात को पूरी क्लियर कर दूं आपको। रेंटल हाउसिंग में एक और चीज़, नई चीज़ है कि आपका एक मॉडल टेनेंसी एक्ट, ये मॉडल टेनेंसी एक्ट हमने लगभग फाइनल करके सारे राज्य सरकारों से भेज रखा है। मैं 2 बार लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के प्रमुख सचिवों से बात कर चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि सप्ताह के अंत तक सबके हमें कमेंट्स आ जाएंगे और इसको हम फाइनल करके राज्यों को देंगे, जिससे कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में मकान खाली पड़े हैं। लोग रेंटल पे इसलिए नहीं देते हैं कि हमारे रेंट लॉज ऐसे हैं जिससे उनका सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है कि आपको वो मकान वापस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि रेंटल लॉ भी बहुत जल्दी से जल्दी इसको लागू कर देने से तो एक तो हम लोग एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग करेंगे, और दूसरा चूँकि शहरों में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग माइग्रेंट के रूप में रहते हैं, उनके लिए एक रेंटल हाउसिंग का एक नया बिजनेस प्रपोजिशन मार्केट में तैयार होगा, जिससे काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट आने की गुंजाइश है।
आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि ये 6 महीना बढ़ाने वाली बात जो गई है, ये हमने जो 6 मंथ या 3 महीना और एडिशनल अलाउ किया, ये रेरा के तहत जो हमारा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है आज की डेट में सारा का सारा रियल एस्टेट रेगुलेटेड है। अगर आपका टाइमलाइन फिक्स था कि हाँ, अगर 25 मार्च के पहले आपको पूरा करना था, अगर आप पूरा नहीं करते, 25 मार्च बाद पूरा नहीं करते हैं, तो बहुत सारी पेनल्टी है, बहुत किस्म की आपके ऊपर लाइबिलिटी बन जाएंगी, बहुत सारे लिटिगेशन चालू हो जाएंगे। तो जो कोविड का सिचुएशन देखा गया कि कोविड की वजह से तमाम सारे हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर से वापस चले गए। क्योंकि हमारा शो ओवर जा रहा है, हमारे प्रोड्यूसर साहब बार बार मुझे कह रहे हैं कि शो को वाइंड अप करिए, तो हम अपनी बातचीत अलग से फिर से करेंगे विस्तार से। फिलहाल समय की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। ओवर टू स्टूडियो। शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो ये एक्सक्लूसिव चर्चा आप सुन रहे थे। अभी एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। इंडेक्स फंड और ETF को पैसिव फंड भी कहते हैं। पैसिव इसलिए क्योंकि ये एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं, लेकिन शेयर बाजार में एक्टिव के मुकाबले पैसिव फंड में होना आपके लिए मुनाफे का सौदा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसिव फंड को कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ती, उसके ऊपर होने वाला खर्चा बच जाता है। एक्टिव फंड्स की तरह पैसिव फंड्स बार बार शेयरों में खरीद बिक्री नहीं करते, वो जब इंडेक्स में बदलाव होता है तभी अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं। इसके अलावा जब आप यानी एक निवेशक जब पैसे लगाता है तो वो उसके पैसे शेयर में डालते हैं उसी प्रोपोर्शन में। जब कोई रिडीम करता है यानी अपने पैसे वापस लेने आता है तो उसको वापस करते हैं। ट्रांजैक्शंस कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। यही वजह है कि फंड को चलाने का कुल खर्च, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, अगर आप एक्टिव फंड्स में देखें तो वो 1%, 1.5%, 2% या उससे ज्यादा होता है आपके कुल फंड का। लेकिन पैसिव फंड में वो एक्सपेंस रेशियो 0.5% या उससे भी काफी कम होता है। तो मुनाफे का मुनाफा और बचत की बचत, इंडेक्स फंड और ETF में निवेश का है ये शानदार मौका।